Good evening, friends. Today I will teach you cell. What is cell? This is the slide of cell. कोशिका. कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका को अगर देखा जाए तो कोशिका जो होती है, कोशिका की संरचना और कार्य की, कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। ये बहुत ही छोटी संरचना होती है। जो हमारा शरीर होता है, हमारा जो बॉडी होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, और ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। हमारा जो बॉडी है ये तमाम अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और कोशिकाएं मिलकर के फिर अंग का निर्माण करेंगी। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के फिर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। खून के एक बूंद में लगभग 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका साइटिका या तंत्रिका कोशिका होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा सेल होता है, उस सेल के अंदर तमाम ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो एक न्यूक्लियस का ये क्या नाम है, एक सेल का एक स्ट्रक्चर है। और इस सेल में हम लोग देखते हैं सबसे अंदर जो पार्ट पाया जाता है न्यूक्लियोलस का पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का ये न्यूक्लियोलस है। इसमें डीएनए और आरएनए जैसे थ्रेड पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियस है पूरा, इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा। इसके लगा हुआ एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदेशीय जलिका बोलते हैं। इस अंतःप्रदेशीय जलिका जो दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गन्स इस कोशिका में पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक के बारे में इसमें देख लेते हैं। ये सारे मिल करके जो है कोशिका को जीवित रखते हैं। अब हम देखते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है क्या होती है? यह कोशिका जीव जंतु में पाई जाती है। यह आकार में बड़ी होती है। इसमें केंद्रक होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका के विभाजन में माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम देखते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। तो समसूत्री विभाजन जो दैहिक कोशिकाओं में होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लैंगिक कोशिका में होता है। जनन कोशिकाएं जो होती है उसमें होता है। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है इसमें। तो समसूत्री विभाजन जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं टूटे फूटे हुए भागों की मरम्मत होती है। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में ही पूरा हो जाता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के बराबर ही रह जाती है। तो ये अंतर होता है। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा हम लोग देखना चाहेंगे समसूत्री और असूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइटोसिस जो होता है, यहाँ पे माइटोसिस का है समसूत्री विभाजन का। इसमें एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल से जो डिप्लॉयड होगा, द्विगुणन होगा। द्विगुणन के बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में एक कोशिका से दो कोशिका यहाँ पे बन जा रही है, डिप्लॉयड सेल बन जा रही है। तो ये हो जाता है समसूत्री विभाजन, जो कि हमारे दैहिक कोशिकाओं में होता है। उसके बाद हम देखते हैं मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो इसमें जो पेरेंट सेल होता है, डिप्लॉयड होने के बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और एक इसके बाद में ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होता है, एक 2 फेज होता है इसमें। फिर ये 2
भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर एक एक भाग से फिर दो दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 4 सेल हो जाते हैं, एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री बादल क्या होता है। अर्धसूत्री बादल में केवल जनन कोशिकाओं में, जैसे कि हमने बताया कि केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के अर्धसूत्री सूत्रण का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता तथा साथ ही क्रॉसिंग ओवर भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था काफ़ी बड़ी होती है, इसमें 5 उपफेज अवस्था विभाजित होता है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिसे युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में प्रधानतः 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में देखे हैं। तो इसमें जो प्रोफेज होता है वो बहुत लंबा होता है, पूर्वावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, थोड़ी लंबी होती है। आगे देखते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं, ये केवल एक कोशिकीय होती है, इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, या कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक जो होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लोग कोशिका के मूल घटक निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से कोशिका में घटक पाए जाते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, हम जानते हैं कि कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद जैवद्रव्य होता है, जैवद्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है वह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें 60 से 90% तक जल होता है, प्रोटोप्लाज्म उसको बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में पानी और प्रोटीन्स का अनुपात 3:1 के अनुपात में होता है। उसके बाद में देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो भी कुछ रहता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य के बाहर जो कुछ भी रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म में यही अंतर है, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में पूरा जितना भी सारा मटेरियल है, सारा चीज़ जो है हम लोग जीव द्रव्य बोल सकते हैं। लेकिन कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक के बाहर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ होता है, द्रव्य होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी बायोब्लास्ट नाम से भी जाना जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की थी, जिसे बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना यहाँ पे दिखाया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? क्रिस्टी पाया जाता है, अर्बन पार्टी पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। और इस प्रकार से यह श्वसन का भी काम करता है। गोल्जी बॉडी से गोल्जी ऑपरेटर्स पाया जाता है। कैम्लो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। यह कोशिका में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को संचालित करने का कार्य करता है। उसके बाद लाइसोसोम होता है, या कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की शैली, सुसाइड बैग के रूप में भी जाना जाता है लाइसोसोम को। या कोशिका को जीवाणुओं से बचाने का भी कार्य करता है, या प्रोटीन तथा केंद्रक अम्ल को पचाता है। ये सेल का स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, तो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, इसकी खोज एमिल पेलोड ने की थी, जॉर्ज एमिल पेलोड ने। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। या 2 प्रकार के होते हैं, ये ने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती हैं। उससे कुछ वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर रिक्तताएँ पाई जाती हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं केंद्रक जो होता है कोशिका के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23 जोड़े जो होते हैं वो दैहिक होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसमें डीएनए तथा प्रोटीन आरएनए पदार्थ पाए जाते हैं, जो आनुवंशिकता की इकाई है। उसके बाद जीन्स जो जोड़ों में कार्य करते हैं। सतत जन्म कोशिकाओं के अंडाणु होते हैं। पुरुष जन्म कोशिकाओं में शुक्राणु होते हैं। स्त्री एवं पुरुष के संयुक्त कोशिका को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का होता है।
तो इस प्रकार से हम लोग सेल के बारे में थोड़ा आउटलाइन हम लोग जानने की कोशिश की है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का देखने के लिए।